हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांस्य युग की सभ्यताएं के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ 4 सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होगा आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और लास्ट होगा आपका चाइना सिविलाइजेशन। तो ये चारों सिविलाइजेशन जो आप देख रहे हैं ये आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में आती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरे ब्रोंज एज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इग्नू वाले स्टूडेंट हैं तो MHI 01 में ये टॉपिक है आप सबका, और ये एग्जाम में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी DU के स्टूडेंट है, JNU, BHU या आप UPSC के भी स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर जितनी भी वीडियोज आप चैनल पे देख रहे हो, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री के लिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो मैं आज की क्लास में आप सबको पढ़ाने वाली हूँ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये सिर्फ इग्नू वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं, उसके अलावा अगर आप किसी भी यहाँ पर एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप BHU के स्टूडेंट हो, चाहे आप JNU, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। और यहाँ से JNU में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ आज की वीडियो में आप सबको पता होने वाला है और बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि IVC के बारे में ब्रोंज एज में देखते हैं, और दूसरा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो ब्रोंज एज में इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे मैं बात करूँ तो ब्रोंज एज में आपकी जो 4 सिविलाइजेशन आती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो होगी वो आपकी मेसोपोटामिया होगी। उसके बाद आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जिसमें ब्रोंज एज आता है। उसके बाद आपका इजिप्शियन आता है, इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता। और लास्ट आपकी चीन यानी कि चाइना की सिविलाइजेशन। तो ये 4 होंगी यहाँ पे जो ब्रोंज एज के अंदर ये सभ्यताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और उन स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और नॉलेज उनको लेना होता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये सब आप सभी जानते हैं कि ब्रोंज एज से पहले जो एज हम सब ने पढ़ी है वो होती है आपकी कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज जो है, सबसे पहला मेटल कॉपर यूज़ किया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद कॉपर में टिन मिला करके आप लोग देखते हैं कि ब्रोंज यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर एक हिस्टोरियन का नाम है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप इनका नाम ज़रूर लिखना कि वी गॉर्डन चाइल्ड हैं। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये टर्म दी है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि इस ब्रोंज एज के टाइम पर हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री आप देखोगे, सोसाइटी में बहुत से डेवलपमेंट इस समय पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी ये जानते हैं, आप सभी ने इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है जो हमारी स्टार्टिंग होती है वहाँ पर हम जो है सबसे पहले स्टोन का यानी कि पत्थर का यानी कि पाषाण युग होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो न्यूलिथिक में आप लोग देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक ही जगह परमानेंट सेटल हो जाते हैं, उससे पहले वो नोमैडिक पीपल थे। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि अभी तक न्यूलिथिक एज तक आप लोगों ने देखा हमारी जो सोसाइटी थी वो आपकी क्या थी, रूलर थी, क्योंकि विलेज की कम्युनिटी थी। लेकिन जब आप ब्रोंज एज में एंटर करोगे तो याद रखना वो आपकी क्या होगी, अब आप रूलर से किस तरफ से अर्बन की तरफ ट्रांसफर होते हो, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब जो है गांव जो है वो विकसित हो जाता है आपका शहर में। तो ब्रोंज एज जो है वो अर्बन
सोसाइटी कहलाएगी, रूलर नहीं। ऐसा क्यों, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। उसके लिए हर एक चीज़ें, हर एक बात बहुत ही केयरफुली से आप सबको सुननी है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनका नाम आप लोग ज़रूर लिखना। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ब्रोंज एज जो है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस एज में जो है जब ह्यूमन बींग्स ने ब्रोंज के यूज़ किया था, ठीक है, एज अ टूल, इन्होंने उपकरण बनाए थे, टूल्स यूज़ किए थे। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी आपके न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल के समय पर, ठीक है। तो नवपाषाण काल में अभी तक जो यहाँ पे आप देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको पत्थरों के यानी कि स्टोन के टूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें मेटल्स की चीज़ें मिली, लाइक कॉपर मिला। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर की जो यहाँ पे आप टूल्स देखोगे, उन्होंने कॉपर के बनाए, बोन्स के भी टूल्स आपको धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने क्या करा कि कॉपर में क्या करा था, टिन मिला करके, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं कि कॉपर में टिन मिला करके इन्होंने क्या करा, ब्रोंज की मेटल को तैयार किया। ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ब्रोंजेस, ठीक है। ब्रोन टूल और भी अच्छा रहा, तो इनकी प्रोडक्शन भी अच्छी खासी रही। तो ये डेवलपमेंट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है इस समय पर। तो यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो याद रखना कि ब्रोंज एज जो है आप लोगों का, ठीक है, जो कांस्य युग की है, इसकी जो सभ्यता है, आप इसको देखोगे, ये आप लोगों को पूरी हिस्ट्री में पता है। हम लोग जो यहाँ पर एजिस पढ़ते हैं, जो युग पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है, सबसे पहले आप लोग जानते हो, हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज के बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं कॉपर एज की तरफ। कॉपर एज के बाद आप बढ़ते हो किधर, ब्रोंज एज की तरफ, ठीक है। ये बात आप लोग सभी जानते हैं। और ब्रोंज एज के बाद हम जो बात करते हैं वो होता है आपका आयरन एज। तो ये 4 एजिस, 4 युग के बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। स्टोन एज में आप लोग सभी जानते हो, जिसके अंदर आप पैलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम लोग इस स्टोन एज में डिस्कस करते हैं। कॉपर एज में आप सभी को पता है, जिसमें हम चालकोलिथिक पीरियड को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और सबसे पहला मेटल जो है वो कॉपर का यूज हुआ था। फिर अगर हम बात करें ब्रोंज एज की, यानी कि आपके कांस्य युग की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसमें आप सबको मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, ये 4 सिविलाइजेशन, 4 सभ्यता के बारे में ब्रोंज एज के अंदर पढ़ना है। यहीं अगर हम बात करते हैं हमारी आयरन एज की, तो लोह युग जो है हमारा, जो इसके अंदर अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ स्टूडेंट, तो इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा आयरन एज होता है वो हमारा कब स्टार्ट होता है, 6th सेंचुरी BC से, ठीक है, जब हमारा महाजनपद काल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री है। महाजनपद, मौर्यंस, ठीक है, मगध, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, तो ये सारी आपकी आयरन एज के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यही वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे रोमन एम्पायर के बारे में, ग्रीक एम्पायर के बारे में, पर्शियन एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो ये सारे एम्पायर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में, इस सारी एम्पायर को हम आयरन एज के अंदर देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप इंडियन हिस्ट्री भी साथ में देखते जाओ और वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखते जाओ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्हें नॉलेज होगी, बट उन्हें, बहुत से स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आयरन एज में हमारे रोमन, ग्रीक एम्पायर और पर्शियन एम्पायर देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके मैं इन सब पर वीडियोस लेकर के आऊँगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री बहुत ही वास्ट होती है, एक एक ही हम चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। आशा करती हूँ आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में गॉर्डन चाइल्ड का क्या कहना है कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको टूल्स मिलेंगे वो ब्रोंज के यानी कि कांस्य के बनाए हुए दिखाई नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मैप भी लगाया ताकि आप सब बहुत अच्छे से समझ सकें। और यूपीएससी या यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये मैप देख सकते हो, ठीक है, एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो मैं एक बात बता दूं, ये रहा, देखो आपको मेसोपोटामिया यहाँ दिख रहा है, इजिप्ट ये रहा, इंडस वैली आपको पता ही है, और चाइना ये रहा। तो इस वीडियो में हम चारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आप लोग सभी जानते हैं
कि ये चारों की चारों ही सिविलाइजेशन कहाँ पर जाके सेटल हुई थी। इनके पास आप क्या देखोगे, रिवर, नदियाँ, ये ऐसी सभ्यता थी, ये ऐसी जगह यहाँ के लोग जो सेटल हुए थे जिसके पास नदी हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस सिविलाइजेशन के पास कौन कौन सी रिवर थी। ठीक है, तो याद रखना ये सारी जगहें क्या इनके पास क्या थी, ये हर एक के पास क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, रिवर्स देखने को मिलती है, जिसके वजह से यहाँ की लैंड क्या थी, फर्टाइल थी, और जिसकी वजह से इनका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा चल रहा था, प्रोडक्शन अच्छी चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बातें समझते हैं। ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप सबको नोट डाउन करना है। इग्नू वाले स्टूडेंट को तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ इसको सुने। आप लोग ये बात जानते हैं कि आपको इस टाइम पर क्या देखने को मिलेगा कि अब हम सिटीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रोंज एज में डेवलपमेंट की बात क्या कर रहा है कि अब आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी, राइटिंग भी देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप लोग जानते हो स्टार्टिंग में जो आपको देखने को मिलता है वो एग्रीकल्चर था, एनिमल्स ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको डोमेस्टिकेशन, प्लांट और एनिमल, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रीहिस्टोरिक पीरियड यानी कि स्टोन एज के समय पर, कि सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, जो हमारे लोग थे स्टार्टिंग के, वो क्या थे, हंटिंग और गैदरिंग थे। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग, क्या करते थे, हंटिंग करते थे और एक गैदरिंग करते थे, ये सबसे पहला काम था। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुआ फिर ये किसकी तरफ बढ़े, तो ये बढ़े आपके पेस्टोरल नोमैडिज्म की तरफ। यानी कि अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया स्टूडेंट, कि अब इन लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू बनाना शुरू कर दिया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये इन बातों का साथ साथ ये भी ध्यान रखते थे कि हमें ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है जो इन लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और इजीली से इनको फूड भी प्रोवाइड हो सके। तो इन्होंने फिर कैटल्स को, गोट को, शिप को, ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, ताकि क्योंकि ये सब जो है ये सब सिर्फ क्या ग्रास खा के यानी घास से इनका काम चल जाता है, तो इसीलिए इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डोमेस्टिकेट एनिमल जो बनाया था वो आप सभी को पता है, वो था आपका डॉग। ठीक है, डॉग जो है वो स्टूडेंट आपकी हंटिंग और गैदरिंग में काम आता था। ठीक है, इसकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती थी, इस वजह से ये हंटिंग में इनकी बहुत मदद करता था। तो आपने देखा कि हंटिंग गैदरिंग के बाद, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म के बाद अब इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग, खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, धीरे धीरे आप डेवलपमेंट देख रहे हो। उसके बाद जब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी तो लोगों को ये था कि अगर हमने एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए हमें एक जगह सेटल होना पड़ेगा। उसके लिए फिर ये लोगों ने क्या करा, जहाँ भी इनके एग्रीकल्चर की लैंड होती थी उसी के बगल में ही इन सब ने अपने घर बना के रहने लगे। तो ऐसे ही सब लोग थोड़े थोड़े लोग रहने लगे। इस तरीके से आपकी एक विलेज की कम्युनिटी यहाँ पे तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है कि पहले जो ये लोग प्रोडक्शन करते थे स्टूडेंट, वो सिर्फ अपने लिए ही करते थे, इतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना कि ये लोग स्टोर कर सके अपने लिए और अपने ही फैमिली और खुद के लिए खा सके। लेकिन फिर बाद में इनके पास ज़्यादा होता था, फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब हम कुछ ट्रेड कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो दूसरे से ले लेते हैं और जो दूसरे के पास है वो मैं ले लेते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया और ट्रेडिंग सिस्टम फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई और फिर आप फिर ब्रोंज एज की तरफ बढ़ जाते हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ देखते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से आप देख रहे हो कि ब्रोंज एज तक आते आते कितना डेवलप हो चुका है। ठीक है, पहले लोग घर में नहीं रहते थे, केव्स, गुफाओं में रहते थे, ओपन एयर में रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का समय आया तो वो परमानेंट सेटल होने लगे। ठीक है, विलेज कम्युनिटी आपकी तैयार हो जाती है। धीरे धीरे अब क्या होता है कि लोगों ने ट्रेडिंग शुरू करी, तो आप लोग देख रहे हो डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ब्रोंज एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब आप देखो, आप लोग बात जानते हो कि सबसे पहले यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किए गए, सीक्वेंस देखो, सबसे पहले जो यूज़ किया गया वो था स्टोन, उसके बाद यूज़ किया आपका कॉपर, देन फिर ब्रोंज और लास्ट में देखो शिफ्ट हो गए ये लोग आयरन की तरफ। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो इन यहाँ पर आप देख रहे हो, तो हम स्टोन इन्होंने यूज़ किया, कॉपर, ब्रोंज और आयरन, इस तरीके से आप ये सीक्वेंस देखते हो। और फिर आप देखोगे कि आज अगर हम देखेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रोंज एज यानी कि इस समय पर यूज़ कर रहे हैं
और आप अगर यहाँ देखोगे जो शहरवाद और राज्य समाजों द्वारा चिन्हित और दूसरे शब्दों में ये सभ्यता का, तो आज आप देखोगे कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण की तरफ बढ़ चुका है। पहले विलेज कम्युनिटी थी, रूरल था, लेकिन अब ये अर्बनाइजेशन है, ठीक है, शहरीकरण के बारे में। अब अगर मैं बात बताऊं कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता क्या होती है, तो देखो यहाँ पर अब आप देखो राइटिंग सिस्टम है, ठीक है, लोगों को यहाँ पे आप देखोगे लिखने की समझ है। अभी भी पढ़ा नहीं जाता है, आप लोग जानते हो इंडस वैली के समय पर यहाँ पर चीज़ें जो है आपको लिखी भी मिलेंगी, लेकिन उसको डेसिफर यानी कि पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा, कुछ आपको आर्ट के कोड, कुछ कला आपको, है ना, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मेटल्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ क्राफ्ट टेक्निक्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी सभ्यता के पैमाने पहुंचने पर, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और आपका एक सिविलाइजेशन तैयार हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि सिविलाइजेशन तैयार होने का सबसे पहले मतलब तो ये हुआ रिवर की वजह से स्टूडेंट, ठीक है। अब लोगों ने क्या करा, कहाँ जाके सेटल हुए, जहाँ पे नदियाँ थी उसी के पास जाकर ये सिविलाइजेशन, ये भी एक हम कह सकते हो ये भी एक रीज़न रहा है जो हमारी सिविलाइजेशन तैयार हुई थी या लोग ये बनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सोर्सेज की, अब ऑब्वियस ही बात है, कोई सोर्सेज भी आपको मिले होंगे ब्रोंज एज के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें आपको क्या लिखना है, तो ये सब आप सभी जानते हो, जो ब्रोंज एज जिसको हम प्रोटोस्टोरिक पीरियड के नाम पे भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। आगे ऐतिहासिक काल, तो प्रोटोस्टोरिक पीरियड में देखो कि ब्रोंज एज जो है आपको यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड भी मिलेंगे, साथ ही साथ मटेरियल्स भी आपको यहाँ पे इस समय पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जो मेसोपोटामिया है और जो इजिप्ट है। मेसोपोटामिया में जो आप राइटिंग देखोगे स्टूडेंट वो क्यूनिफॉर्म थी, और इजिप्ट जो देखोगे वो थी आपकी हेरियोग्लिम्स, ठीक है। ये दोनों भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इजिप्ट का याद रखना, जो राइटिंग स्टाइल था वो हेरियोग्लिम्स था, और मेसोपोटामिया की क्या थी, क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी, ठीक है। ये दोनों आपको राइटिंग याद रखनी है। ये दोनों का एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया में किस तरह की क्यूनिफॉर्म एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, याद रखना। ये आप जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये क्या है, आपकी एक राइटिंग का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म आपको राइटिंग का जो फॉर्म है वो आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है, और हेरियोग्लिम्स जो है वो इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई आपकी राइटिंग की, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स पे, यानी कि आपकी जो बिल्डिंग्स, आपकी जो स्मारक बनी होती हैं, मंदिर बने होते हैं, वो आपकी आर्ट पे पिरामिड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज, यानी कि जो आप पोट्री, आपके जो बर्तन होते हैं, आपके जो आभूषण होते हैं, ठीक है, टूल्स यानी कि आपके उपकरण होते हैं, तो यहाँ पर भी आप सबके क्या मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टूडेंट कि अगर हमें हिस्ट्री, आज इतिहास के बारे में कुछ भी पता चल रहा है तो हमें कोई ना कोई सोर्सेज या कोई ना कोई एविडेंस हमें मिले हैं, जिसके बारे में आज हम ये सब बातें कर रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि कौन सी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और किस सिविलाइजेशन के समय पर हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सोर्सेज में आपको ब्रोंज एज में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब आप देखो, ये तो आर्कियोलॉजिकल और आपकी मैंने बात बता दी राइटिंग की, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलते हैं। लाइक स्टूडेंट, ऑर्गेनिक यानी कि आपके ज़्यादातर जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इसमें आपके क्लोथ आते हैं, रीड्स आते हैं और वुड आते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल देखोगे तो आपके स्टोन है, मेटल है और क्ले है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये बात आप जानते हो कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक क्या है, जीवित नहीं रह सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं आपकी इजिप्ट की बात करूँ, मिस्र की बात करूँ, तो यहाँ पे कंडीशन कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है, लाइक वुड मिलते हैं, रेड क्लॉथ जो है
ये ज़्यादा समय तक यहाँ पे क्या करते हैं, ये जीवित रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों के दैनिक जीवन में इन सामग्रियों के व्यापक उपयोग के बारे में सूचित करते हैं। तो यहीं से हम लोगों को बारे में पता चलता है कि उस समय के लोगों जो हैं उनकी डेली लाइफ में वो सब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको फिगर भी दिखा दूँ। ये है आप लोगों का इजिप्ट का हेलियोग्राफिक। ठीक है, ये देख लो, कुछ इस तरीके की फॉर्म ऑफ राइटिंग है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साइन सब कुछ देख सकते हैं। मैं जूम करके आप सबको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इजिप्ट का हेलियोग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी कहाँ से, प्रो द टॉम्ब ऑफ। प्रो आप सबको पता है ये राजा होता था, किंग को यहाँ पर क्या बोला जाता था, रो बोला जाता था। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके के साइन है। आपको यहाँ बर्ड देखने को मिलेंगे, पोट्री देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की सोर्सेज हमें इजिप्ट में देखने को मिलता है। चलो अगर मैं बात करती हूँ मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया का ये क्ले टैबलेट आप लोग देख सकते हो, जो कि यूनिफॉर्म राइटिंग में स्क्रिप्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग अब चाहे तो गूगल पे सर्च करके इसको देखना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये दोनों फिगर मैंने इसीलिए लगाए ताकि आपको दोनों में डिफरेंस नज़र में आ जाए कि किस तरीके की यहाँ पे मेसोपोटामिया में आपको देखने को मिलता है और इजिप्ट में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आगे आप देखो, यहाँ पर मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पे दोनों के बारे में पता चलता है, टेस्ट और सरवाइव दोनों। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे राइटिंग जो है हैज़ बीन डेसिफर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इनके समय की अगर हम बात करें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपकी अगर मैं बात बताऊँ वेल्थ देखें, अगर हम इजिप्ट की, आपको पता है इजिप्ट का पिरामिड, अगर आज में हम नाम लेते हैं इजिप्ट का, तो सबके माइंड में सबसे पहले पिरामिड तो सभी के माइंड में आता ही आता है। ठीक है, तो मिस्र के पिरामिड के साथ साथ कुछ मेसोपोटामिया के शहरों में, मंदिरों में, महलों में और शाही कब्रों की संपत्ति ने लंबे समय की पुरातात्विक ध्यान आकर्षित किया है। तो जैसे कि इजिप्ट में आपको पिरामिड देखने को मिलता है, वैसे ही आपको मेसोपोटामिया में टेम्पल्स, पैलेस, रॉयल ग्रेव्स भी देखने को मिलते हैं, जो लंबे लंबे समय तक रहे थे, जिसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि बोथ राइटिंग और आपका जो वेल्थ है, ये रिकवर क्या करता है, ब्यूरल हैव इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग द लिव्स ऑफ द इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वहाँ के जो कुलीन वर्ग हैं उनके जीवन के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, कि मेसोपोटामिया में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और इजिप्ट में ये सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलती हैं। आगे बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये स्टूडेंट आपको 4 सिविलाइजेशन है जो इस नदी के पास जाकर ये लोग सेटल हुए। मेसोपोटामिया में आप सबको पता है यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है। ठीक है, इजिप्ट की मैं बात करूँ तो इनके पास नाइल रिवर है। हड़प्पा के आप सबको पता है इंदस रिवर, और जो चाइना या संग है वो है आपकी येलो रिवर, या फिर इसको हुआंग हू भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को ये वाला नाम भी पता होगा, तो हुआंग हू को ही येलो रिवर कहा जाता है। ये सारी रिवर है इन सिविलाइजेशन के पास थी, जहाँ पर ये सारी सिविलाइजेशन जो है जाके सेटल हुई थी, और यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल थी, और इसी के थ्रू इनका सारा ट्रेड होता है। ठीक है, लैंड के साथ साथ इनका सी के थ्रू भी ट्रेड होता है। आप इस मैप में देख सकते हो अर्ली स्टेट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, और सबसे जो ओल्ड सिविलाइजेशन है इन चारों में से, तो वो स्टूडेंट आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट यूफ्रेट्स रिवर है, इसके थ्रू मेसोपोटामिया जो है ये क्या करता था, ट्रेड करता था, टिग्रिस रिवर के साथ नहीं करता था। तो मैं आप सबसे ये कमेंट के थ्रू पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों था, क्या रीज़न था कि मेसोपोटामिया जो अपने सारे काम करता था वो यूफ्रेट्स रिवर की हेल्प से करता था, टिग्रिस रिवर की हेल्प से नहीं करता था। ठीक है, तो ये जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका एक्चुअल में क्या रीज़न रहा होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक्चुअल में रीज़न क्या था। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो समझ में आ रही होगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से बताऊँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, जिसको ये बारे में नहीं पता, उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। मेरी पूरी वही कोशिश है कि हर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चलूँ।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहाँ पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और कोई भी, और यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, दोनों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और किसी को भी अगर क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो नीचे आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेसोपोटामिया है वो यूफ्रेट्स रिवर से, यूफ्रेट्स जो नदी है इसके थ्रू ट्रेड करता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि यूफ्रेट्स की मैं अगर बात करूं तो यूफ्रेट्स रिवर एक ऐसी थी जहाँ पे बाढ़ें नहीं आती थी, फ्लड नहीं आता था। ठीक है, ये तो लैंड बिटवीन टू रिवर को ही आपको पता है मेसोपोटामिया कहते हैं। ये जो यूफ्रेट रिवर है ये इनके थ्रू ट्रेड करते हैं, टिग्रिस से नहीं। टिग्रिस रिवर पे क्या होता था, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट फ्लड आते थे, बाढ़ आता था। यही एक रीज़न था कि यहाँ इसके थ्रू मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है इस टिग्रिस के थ्रू ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, वो करता था सिर्फ यूफ्रेट्स के थ्रू। ये बात आप जानते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो नाइल रिवर जो है ये गिफ्ट माना जाता है, ठीक है, इजिप्ट का। स्टूडेंट, अगर इजिप्ट में या मिस्र में ये नदी नहीं होती तो आज आपका ये पूरा इजिप्ट क्या होता, सूखा होता, ड्राई होता। ठीक है, लेकिन आज जो नील नदी है इसके ही वजह से ये इतना फर्टाइल और यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है, ठीक है, इंडस रिवर के थ्रू होती है, सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पे सारे ट्रेड होता था। और येलो रिवर यानी कि पीली नदी आपको चाइना में देखने को मिलेगी। अब इन चारों में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी, एग्जाम में आता है कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी, तो आपकी है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो एक बात याद रखना, सिर्फ हड़प्पा को छोड़ के स्टूडेंट मेसोपोटामिया, इजिप्ट और आपका चाइना, ये तीनों सिविलाइजेशन में आपको मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मोनार्की सिस्टम। बहुत से बच्चों को मोनार्की का मतलब भी नहीं पता, तो मैं वो भी बता दूं। मोनार्की सिस्टम का मतलब है इस टाइम पे इन तीनों सिविलाइजेशन, इन तीनों सभ्यता के समय पर आपको यहाँ पे राजा होते थे, किंग होते थे, जिनका शासन होता था। ठीक है, लेकिन एक सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा यानी आईवीसी, इसके समय पर आपको मोनार्की सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी ने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और आप लोग ये बात जानते हैं कि उस समय पे कोई भी राजा नहीं था, कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं थी। जब राजा ही नहीं था तो कोई शासन कोई कैसे करेगा? तो एक बात याद रखना, ठीक है, मोनार्की सिस्टम बाकी के तीन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी, लेकिन हड़प्पा में जो रूल करते थे वो होते थे आपके पुजारी यानी कि प्रिस्ट। बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको वो भी बेसिक भी चीज़ नहीं पता, तो आपकी आज की वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो याद रखना, हड़प्पा में जो लोग होते थे वो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं, वहाँ पे जो भी रूल होता था, जो भी चीज़ें की जाती थी वो पृष्ठ के द्वारा यानी पुजारी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, उनका रूल चलता था। चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये चारों की चारों सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुई, इनका रीज़न क्या था। ठीक है, इनका डिक्लाइनेशन यानी कि इनके पतन होने का कारण क्या था। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और आपकी जो चाइना है, इन तीनों का पतन होने का कारण था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये तो आप सभी ने सुना होगा सिकंदर के बारे में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर आपके सिकंदर, इसने इन तीनों कंट्री को, इन तीनों सिविलाइजेशन, इन तीनों सभ्यता को क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, इस पे एक अटैक करके इसको जीत लिया था और उनको तबाह कर दिया था। याद रखना, ये तीनों सिविलाइजेशन का पतन अलेक्जेंडर द ग्रेट के अटैक करने से हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लिनेशन यानी कि इसका पतन कैसे हुआ, तो ये आप सभी जानते हैं, ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के वजह से। तो इसका रीज़न रहा है आपका फ्लड यानी कि बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा जो है इसका पतन हुआ था। लेकिन बाकी तीनों सिविलाइजेशन, बाकी तीनों सभ्यताओं को जो पतन हुआ था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से हुआ था। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी और डिफरेंस था जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आज की वीडियो में तो नहीं, लेकिन आगे ही जब ये हमारे कुछ पार्ट्स में ये वीडियो जाने वाली है, तो हम एक एक सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में हम असेरियन, सुमेरियन, ठीक है, ये सारी सभ्यता भी देखेंगे।
इजिप्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग, हड़प्पा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चाइना भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वर्ल्ड हिस्ट्री है एक तरीके से आप सबकी, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप सबको ये सब पढ़ना है तो मेरे चैनल पे बने रहना होगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि अब मैं आपको ये पढ़ाने के साथ साथ हमारे जो हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो उसको भी ज़रूर करना। बाकी दूसरी साइड में आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी डिफरेंस आशा करते हो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब इसकी कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो ये चारों सिविलाइजेशन आप लोग देख रहे हो, तो मैंने कहा ना सबसे ओल्ड जो आपको सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन होती है वो आपकी मेसोपोटामिया और आपकी इजिप्ट होती है। टाइम पीरियड देख सकते हो 4 to 3rd मिलीनियन BC के टाइम पर है। हड़प्पा ब्रोंज एज की अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ से लेकर के 3rd मिलीनियम BC के टाइम पर आपको हड़प्पा ब्रोंज एज देखने को मिलेगा। और जो आपकी संघ यानी कि आपकी चाइना है, ये आपकी सेकेंड हाफ और 2nd मिलीनियम BC के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों सिविलाइजेशन, ये चारों सभ्यता आती है आपके कांस्य युग में यानी कि ब्रोंज एज में, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये किस नदी के पास जाके सेटल हो रखी है। और अभी आपको मैं आगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, कि इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आपके एग्जाम में भी आता है न्यू स्टूडेंट में, अर्बनाइजेशन, इन सब का शहरीकरण कैसा था, मेसोपोटामिया का अर्बनाइजेशन कैसा था, इजिप्ट का कैसा था, ठीक है, आपके हड़प्पा का कैसा था, चाइना का कैसा था, ब्रोंज एज जो है कॉपर का यूज जो है मेसोपोटामिया में कब किया, किसने किया, इजिप्ट में कब हुआ, किसने किया, हड़प्पा में कब किसने किया, चाइना वाले ने कब किया, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये लेकिन हम कुछ पार्ट्स में करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लो, उसके बाद आगे की वीडियोस ताकि आपको टाइम टू टाइम पसंद आएगी और समझ भी आएगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड का टाइम है, ठीक है। लाइक शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पे शेयर करो, तो आप मुझे इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि आप सबको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आ पाऊँगी, ठीक है। आपके लाइक और शेयर बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारे चैनल को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। तो ये अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी आज की वीडियो में। तो मैंने आप सबको क्या बताया कि इसका डिक्लिनेशन कैसे हुआ, मोनार्की सिस्टम किस में थी किस में नहीं, कौन कैसे कब आया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आज की वीडियो में आप समझ लो हमारा ये पार्ट 1 था, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम इसके अर्बनाइजेशन, ठीक है, इनका शहरीकरण देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनकी संरचनाएं देखेंगे। इन चारों सिविलाइजेशन को सिंगल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने पूरी कोशिश की कि आज की वीडियो में मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं, बीच में बातें कुछ भी नहीं की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके, नहीं तो मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट आप पूरी कोशिश क्या करो, अगर जो भी क्लास आप मेरी देख रहे हो उसके नोट्स आप तुरंत बनाया करो, और आपको जो भी डाउट हो आप क्लास के दौरान ही पूछ लिया करो, नहीं तो क्लास के बाद जब आप देख लेते हो तो कमेंट नहीं तो मैसेज के थ्रू पूछ लिया करो, क्योंकि आपके अगर कोई भी एक टॉपिक छूट गया तो वो छूट ही जाएगा। तो आपको ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करनी है उस टॉपिक को वहीं के वहीं क्लियर करो, उस कॉन्सेप्ट को वहीं से वहीं करते रहो, ठीक है। और आप JNU से स्टूडेंट हैं, DU BHU UGC नेट UPSC, आपके सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। आप ये मत पूछा कीजिए कि मैम JNU वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, IGNOU वाले के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, BA वाले कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का कंटेंट मैं इसी तरीके से लेकर के आती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सारी की सारी हर एग्जाम में ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, PDF आप सभी लोग मांगते हैं, बट मैं PDF बहुत जल्द ही अच्छे से शेयर करूंगी, बट उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स ज़्यादा अच्छा होगा बनाएं, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं किसी अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट्स तैयार करती हूँ, लिखती भी उसी तरीके से, कि आप लोग इसी को देख कर अच्छे से बनाएं। मैप बनाना चाहते हो तो मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको बस इतना करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी जल्दी चैनल पे वीडियो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको टाइम टू टाइम मिले। मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ,
रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। आप सब आ सकते हैं टाइम पे। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।